पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी एक किसी का भी जो ट्रेनिंग हम देने वाले हैं, हम उसका एक प्रोग्राम जो बना रहे हैं, उस प्रोग्राम को पीरियड्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पीरियड्स का मतलब क्या होता है कि हम उसको टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए किसी को 3 महीने का मैं टाइम दिया कि 3 महीने बाद उसका कंपटीशन है, तो हम उन 3 महीनों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, उसका वर्कआउट को, उसकी डाइट के प्लान को किस तरह से डिवाइड करके छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको फाइनली हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो उसको दे सके। तो ये इसको हम पीरियडाइजेशन बोलते हैं। ये वर्ड जो आया है ये ओलंपिक गेम से आया है वैसे। ओलंपिक में 4 साल की एक साइकिल होती है जिसको मैक्रो साइकिल बोला जाता है। तो वो 1 साल से लेकर 4 साल तक चलती है। मैक्रो साइकिल बड़ी साइकिल होती है और उसमें जिसको भी ट्रेन किया जाता है उसके लिए, ओलंपिक गेम के लिए, वो 4 साल का, क्योंकि सबको पता है गैप होता है एक गेम से दूसरे गेम में। तो 4 साल के टाइमिंग में वो अपने आप को पहले प्रिपरेटरी फेज में डालता है। तो जरूरी नहीं है कि वो कोई पहले से ही खेल रहा है ओलंपिक। पहली बार भी कोई नया कैंडिडेट भी आ सकता है जो डिसाइड करता है कि आज से मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा और 4 साल बाद मैं इसको compete करूंगा और ओलंपिक का मेडल लेके आऊंगा। तो वो जो 4 साल उसको मिलते हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे गोल्स में, और अल्टीमेटली वो फिर वहां पर compete करता है और कोई ना कोई मेडल भी लेके आता है अगर अच्छी तरह से उसको ट्रेन किया जाए। तो सेम वे यही टर्म को हमने फिटनेस फील्ड में भी आजमाना शुरू किया। तो इसकी अगर कोई डेफिनेशन या व्याख्या आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग है, कि हम ट्रेनिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान प्लान करते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया जा सके। तो ये मैक्सिमम जो फिजिकल एबिलिटीज हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम वो कितनी डेवलप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी कंपटीशन स्पोर्ट का भी छोड़ भी दें, अगर हम जिम से रिलेटेड भी देखें, तो या तो आप एक टारगेट ले लेते हैं कि फैट लॉस का टारगेट अगर कोई लेता है या वेट लॉस का लेता है, किसी का 100 किलो वेट है और वो 70 केजी पे आना चाहता है, तो वो 70 केजी तक आने का जो 30 किलो का वेट लॉस है वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि भाई हमने उसको जिम पे बुलाया, थोड़ा बहुत वर्कआउट करवाया, उसको डाइट का बता दिया, उसने फॉलो किया नहीं किया कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं होगा। उसको एक प्रॉपर वे में अगर हम फॉलो करेंगे, टाइमली रिजल्ट्स के हिसाब से करेंगे कि भाई ठीक है, 4 महीने हमारे पास हैं, हम पहले महीने में उसकी बॉडी को स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाएंगे उसका, ताकि सेकंड और थर्ड मंथ में हम उससे अच्छे से अच्छा वर्कआउट करवा सकें। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि भाई अब 4 महीने हैं, चलो आज से उसको हैवी वेट पे डाल दिया और हो सकता है उसके जॉइंट्स खराब हो गए या और कोई प्रॉब्लम हो गई उसको, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें, बीइंग अ गुड ट्रेनर, हमें ये जरूरी है कि हम पहले उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करें। स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर, ये तीन जो एबिलिटीज हैं उसको डेवलप किया जाए ताकि हम उसको कॉम्पिटिटिव फेज के हिसाब से बेस्ट ट्रेनिंग दे सकें और उसको जो भी उसका डिजायर्ड रिजल्ट या गोल है, जो टारगेट है, उसको अचीव किया जा सके। तो एक कॉन्टेस्ट के बेसिस पर भी आप कर सकते हैं या किसी के टारगेट के बेसिस पर भी इस प्लान को बनाया जा सकता है। सबसे पहले जगदेव सर, सत श्री अकाल एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। दोबारा से मैं आपको सबको वेलकम करता हूँ क्लास में। और थैंक यू वेरी मच सर। जगदेव सर, आपने जो फीडबैक वीडियो भेजा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट जारी है लेकिन बहुत कम लोग भेज पा रहे हैं। मोस्ट बॉडी बिल्डर्स एक्चुअली प्लान और इंस्टिंक्टिवली पीरियडाइज देयर ट्रेनिंग। तो बहुत सारे तो बॉडी बिल्डर्स खुद ही अपने गोल्स बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं ट्रेनर से, वो डिपेंडेंट होते हैं ट्रेनर की नॉलेज पर, ट्रेनर के एक्सपीरियंस पर, कि वो उनके लिए सारे प्लान बना के देगा और एक एक चीज का ध्यान रखेगा। इवन ट्रेनर का फर्ज यहीं तक नहीं है कि वो जिम में क्लाइंट जब आता है तो उसको वर्कआउट करवा दिया, थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया। बल्कि अगर आप सचमुच में पर्सनल ट्रेनिंग का फायदा उठाना चाहते हैं और कल को अपने हाई लेवल के क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, आज अगर आपको कोई क्लाइंट 2,000, 4,000, 5,000 रुपये मंथली दे रहा है और आपका टारगेट 50,000 या लाख रुपए लेना है एक महीने का, तो आपको पहले 2,000, 5,000 वाले को रिजल्ट देना पड़ेगा। और वो रिजल्ट आपको साइंटिफिक वे में देना पड़ेगा ताकि आप खुद ये डिसाइड कर पाए कि मैंने इतने टाइम पीरियड में ये चीजें अप्लाई करी तो उसको आउटपुट उसको ये मिला। तो जब ये चीजें आपके पास रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल होती है ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है। अब जैसे मान लीजिए हम सिंपल सी बात करते हैं, अब आपकी क्लासेस लगती हैं तो हम लोग के पास पहले से डेटा तैयार रहता है कि ओके हमारे पास इतने बजे, या जब अपनी बता दो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मेरे पास पूरा आपकी हर क्लास का कौन कौन प्रेजेंट था, कौन से टॉपिक पढ़ाए गए, कौन से टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ये सारा हमारा रिटर्न वर्क चलता है हमारे ऑफिस में। तो हम लोग ये एक तरह से प्लानिंग करके चलते हैं हर चीज की, अब ये नेक्स्ट क्लास में ये होगा, नेक्स्ट में होगा, इस तरह से। तो सेम वे हमें ट्रेनिंग देते वक्त भी एक एक चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। आ रहा है सबको समझ अभी तक मैं जो बता रहा हूँ? यस सर, यस सर। ओके। यस सर। क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सा चैप्टर है,
देखने में थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगेगा कि ये कहाँ से हमारे साथ बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता है, क्योंकि हम कहाँ इतना लंबे समय तक का ट्रेन करते हैं। बट एक छोटी सी बात है कि हम तो सभी लोग प्लान बनाते हैं ट्रेनिंग का, हम तो सभी लोग लिख के रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम करते नहीं, हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। तो मैं आज से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हर चीज को लिखना शुरू कीजिए, एक डायरी रखिए अपने पास, हर क्लाइंट को या अपने बारे में। सबसे पहले तो देखिए, शुरू घर से शुरुआत होती है, तो आप पहले खुद अपने ऊपर रखिए कि मुझे किसी को भी ट्रेन करना है, वो पहला क्लाइंट मैं खुद हूँ। तो मुझे खुद को ट्रेन अगर करना है तो मैं अगर अगले एक हफ्ते में क्या क्या डाइट लूंगा, कितने कितने बजे क्या लूंगा, और कौन सा वर्कआउट किस दिन करूंगा, और उस वर्कआउट में भी मैं कौन सी एक्सरसाइज करूंगा, उस एक्सरसाइज में भी मैं कितने रैप्स रखूंगा, ठीक है, कितना ब्रेक लूंगा। ये सारा चीज आप अगर पहले से लिख के अपने पास रखते हैं ना, तो एक आपकी जो डायरी है वो आपकी गोल्डन माइन बन जाएगी, जिसको यूटिलाइज करके आप इमीडिएटली किसी से भी बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। ठीक है, देख बहुत छोटी सी बात है बट बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि इससे जब आप किसी से जब फाइनली आगे चल के आपकी ग्रोथ होगी और आप पैसे की बात करेंगे ना क्लाइंट से, तो आपको रियलाइज होगा कि ये लिखने वाला जो काम है आपका कितना वर्क करता है। तो ये प्रैक्टिकली आप करना शुरू कीजिए, एक एक चीज को लिखिए कि मैं कौन सा टाइम में क्या एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, उसका क्या आउटपुट आया मेरे अंदर, मैंने एक हफ्ता ये डाइट फॉलो करी तो मुझे कितना रिजल्ट मिला, 5% मिला, 10% मिला, या मेरे को कौन सा बॉडी पार्ट था जो मेरा वीक था उसको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, कौन सा था मेरा साइज जिसका बढ़ नहीं रहा था उसका मैंने साइज बढ़ा लिया, या मैंने इतनी मेहनत करी 15 दिन तक बट इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये कहाँ गलती रह गई। तो ये सारी बातों को आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, रिटर्न जो आपका जो नोट्स तैयार हो जाते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के अपना काम बढ़ाने में और पैसे बढ़ाने में। तो आते हैं, तो ये चार इसके जो मेनली स्टेजेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं पीरियडाइजेशन के। पहले ये चार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको तीन अलग से भी बताऊंगा। ट्रेनिंग यूनिट जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है, इसको हम एक्चुअल में डेली वर्कआउट के रूप में डिवाइड करते हैं कि हम डेली डेली बेसिस पर क्लाइंट को क्या वर्कआउट करवाएंगे, उसको हम ट्रेनिंग यूनिट बोलते हैं। फिर आती है माइक्रो साइकिल, कि जब हमने डेली यूनिट्स को डिसाइड कर लिया कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, तो माइक्रो साइकिल के अंदर हम वीकली ट्रेनिंग को डिसाइड करते हैं कि एक हफ्ते हम ये वाला प्लान को फॉलो करेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर कंटिन्यू करेंगे इसको सेम को, एंड थर्ड वीक में हम इसको चेंज कर देंगे और इसमें ये जो एक्सरसाइजेज नहीं थी एडिड वो ऐड कर देंगे। या हम रैप्स इसमें जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वीक में आपने किया कि मेरे को 15 12 10 को फॉलो करना है, और क्योंकि क्लाइंट का टारगेट ऐसा ही है कि जिसको इस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए, वो आप जब एक्चुअल क्लाइंट का हम केस स्टडी लेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्लाइंट है जिसका हमें 15 12 10 ट्रेनिंग रखना है फर्स्ट वीक में, तो नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि क्या आउटपुट आया, क्या मुझे इसको रिजल्ट आ रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर लगता है तो ठीक है, सेम हम इस हफ्ते भी रखते हैं। थर्ड वीक में जाके हम 15 दिन बाद तो हमें करना ही है चेंज, तो 15 डेज के बाद जब थर्ड वीक स्टार्ट होता है तब हम देखते हैं कि अरे 15 12 10 जो वर्क कर रहा था अब उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा लिफ्टिंग बढ़ाते हैं इसकी, तो हम एक सेट और डाल देते हैं इसके अंदर, तो 15 12 10 8 या 6 कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, एक सेट बढ़ गया, और क्योंकि रैप्स घट रहे हैं उसमें डाउनलोड पोजीशन में, तो जब रैप्स घट रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर पाएगा। सेट्स ज्यादा हो जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारा पहला प्रिंसिपल वर्क करेगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा तो मसल फाइबर ज्यादा टूटे, स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की, तो उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन में भी चेंज आएगा। फिर हम अपना जो न्यूट्रिशन वाला प्लान है उसके अंदर भी ज्यादा थर्ड वीक में उसमें भी चेंजेस कर देंगे कि इसमें हम थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस रखेंगे ताकि कार्बोहाइड्रेट की भी कमी ना हो, एनर्जी की कमी ना हो। बाकी जो है वो टारगेट पे भी डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना है। थर्ड जो आता है दैट इज मीजो साइकिल। ये 2 से 4 महीने के टाइम पीरियड पे, ये ज्यादातर हमारी जो जिम लाइन में ना मीजो साइकिल तक चलता है खेल। उसके बाद क्योंकि इतने लंबे समय का ना आज के क्लाइंट्स में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने की पीटी लेते हैं। ठीक है, लंबी पीटीज हमेशा कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर की नहीं मिलती, हमेशा याद रखिए, जो कंपटीशन लड़ते हैं लड़के वो आपसे सिर्फ 2 महीने 3 महीने 4 महीने की पीटी लेते हैं। उसके बाद वो अपना कंपटीशन जीतने के बाद अगर आपका रिलेशन अच्छा है या उसको और बड़ा टारगेट है तो वो लेगा, अदरवाइज वो फिर ब्रेक करके खुद ही नॉलेज ले लेता है और खुद करना शुरू कर देते हैं, काफी दिनों तक पहले वो खुद ट्राई करता है। बट जो मैक्रो साइकिल्स होती हैं, यानी कि एक एक साल की पीटी चलती है, वो चलती है ज्यादातर जनरल फिटनेस के प्रोग्राम्स में। जैसे कि किसी को फैट लॉस करना था बट वो जनरली फिट रहना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का क्लाइंट है, कोई किसी कोई प्रोफेशनल है जैसे पुलिस वाला है, मेडिकल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ी पोस्ट का मैनेजर है, तो ऐसे लोग जो जनरल फिटनेस करना चाहते हैं
या कोई फीमेल्स हैं जो योगा का ही सेशन ले रही है मान लीजिए, तो वो लोग लंबे लंबे समय तक आपके साथ टिके रहते हैं, बिकॉज उनका जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए, जिसका स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कोई आके कहे मुझे 15 किलो वेट घटाना है, तो जिस दिन उसका 15 किलो वेट घट गया उस दिन वो पीटी छोड़ देगा। तो अब इसका एक नेगेटिव चीज ट्रेनर के माइंड में आती है कि अगर मैंने इसका वेट जल्दी घटा दिया तो ये मेरी पीटी छोड़ देगा। बट दिस इज जस्ट अपोजिट टू द एथिक्स। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर वो 4 महीने के टारगेट में हम कहते हैं उसको कि आपका 15 किलो वेट 4 महीने में हम घटाएंगे, और हम 3 महीने में घटा देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार हमारी 1 महीने की पीटी का नुकसान हो गया। बट क्लाइंट को ये लगेगा कि उसका 1 महीने का पैसा बच गया, और आप ट्रेनर ने उसको 1 महीने जल्दी रिजल्ट दिया। तो वो आपको जनरल फिटनेस के लिए हायर कर सकता है, मेंटेनेंस लेवल के लिए हायर कर सकता है, और आगे कंटिन्यू रख सकता है आपके साथ। बट अगर आप 4 महीने का बोलते हो और बाई चांस डिले हो जाए, 4.5 महीने हो जाए, तो वो आपको ब्लेम करेगा कि यार तुम कर ही नहीं पा रहे हो, हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ये वो है। तो वो आगे के लिए उससे रिलेशन आपके खराब हो जाते हैं। तो कभी भी पैसे को सोचकर आपको किसी का रिजल्ट को डिले नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं और बेटर काम करते हैं, जल्दी रिजल्ट देते हैं, तो उसका डबल फायदा हमें मिलता है। तो जो मैक्रो साइकिल वाले हैं केस, वो हाई पेइंग क्लाइंट्स के केस होते हैं, और जो मीजो साइकिल वाले होते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल में हाई पेइंग क्लाइंट्स के होते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में हाई पेइंग क्लाइंट्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया का क्लाइंट मिलता है। अभी मैंने आज आपके ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स का वो भेजा है फोटोग्राफ। तो ऑलमोस्ट मेरे अंडर में हर वक्त 8 से 15, 10 से 12, मतलब 8-10 या 10 से 15 जो खुद मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे क्लाइंट्स हैं, या क्लाइंट के थ्रू जो रेफरल्स आते हैं, वो लोग हमारे अंडर में ट्रेनिंग लेते रहते हैं। उनकी रेगुलर कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग चलती रहती है, मीजो साइकिल चलती रहती है। तो उन लोगों को जब हम ट्रेन करते हैं तो कई बार मतलब 3 तरह की ट्रेनिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ जो आपको काम आएगी बहुत। एक जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो ये होती है कि जब मैं लाइव प्रेजेंट होता हूँ उनके सामने और उनको एक एक चीज खुद करवाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे केसेस में हम उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है। दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है जब हम उनको एक डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान बना के भेजते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। तो इसमें हमारा मीडियम लेवल का पैसा हमें मिलता है। इसमें फुल पेमेंट उतनी बड़ी अमाउंट नहीं मिलती, क्योंकि इसमें हम खुद प्रेजेंट नहीं होते, हम किसी दूसरे ट्रेनर को भेज देते हैं, या फिर वो अपने ट्रेनर के साथ मिलकर हमारे मॉनिटरिंग के अंडर, यानी हमारे नज़र में रहते हुए वो काम करते हैं। तीसरी तरह का जो हमारा क्लाइंट होता है वो उसको हम सिर्फ डाइट चार्ट और एक्सरसाइज का प्लान, सिर्फ ये दो चीज़ें भेज देते हैं, हम मॉनिटर नहीं करते। मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी को 2 महीने का प्लान बना के दिया डाइट का, तो मैं हर हफ्ते, या और अच्छा पेमेंट मिला है तो हर दूसरे तीसरे दिन उनके ऊपर उनको मैसेजेस करूंगा, बार बार पूछूंगा कि आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हर हफ्ते हम उसकी मेजरमेंट लेंगे कि भाई उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है, कहाँ चेंज आ रहा है, और हम हर हफ्ते या हर 15 दिन में उसके प्लान में चेंजेस भी करेंगे। तो इसको बोलते हैं अंडर मॉनिटरिंग। बट हम उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, उसको फेस टू फेस नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन एक आधी बार हम उसको सेशन देते हैं। तो ये मीडियम लेवल का क्लाइंट होता है हमारा। जो सबसे सस्ता क्लाइंट होता है, जो सबसे कम पैसे देता है, हम उसको सिर्फ डाइट चार्ट और एक्सरसाइज चार्ट बना के दे देते हैं उसके टारगेट के हिसाब से, कि भैया सिंपली इसको फॉलो करो, और 15 दिन 20 दिन महीने में अगर उसको कहीं कुछ डाउट होता है तो वो क्लियर कर सकता है। बट ज्यादा हम उसको टाइम नहीं देते हैं उसको, तो वो बहुत सस्ते में भी हम लोग कई बार प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप भी अपने जब भी किसी को पीटी देंगे, तो ये 3 तरह से आप किसी को भी अपना पर्सनल ट्रेनिंग के उसमें डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेमेंट यू रिक्वायर। ये बात आ रही है समझ में सबको? जी सर। यस सर। ओके, मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने, सर। हेलो, हाँ जी, क्या जी सर। कभी आपने इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको 5-7 मिनट में बताया है, क्या कभी आपने इस तरह से कभी पर्सनल ट्रेनिंग को सोचा था कि ऐसा भी होता है या ऐसा करना चाहिए? आज आपको कुछ नया मिला है या आप ऑलरेडी ऐसा करते आ रहे हैं? नहीं सर, कुछ नया अभी मिला नहीं नया सर, है। आज सर। कुछ नया मिला है। ओके। मैं इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सर आपको मैं आप, कराता हूँ पहले। ओके, आप इस तरह से पहले सर। भी करवाते आए हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ नया लग रहा है कि इसमें नया है, तो जिनको नया लग रहा है वो प्लीज इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है। तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा, श्योर शॉर्ट पे मिलेगा, और आप अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो पहली बात मैंने बताई थी वो याद रखिए कि जो भी है, वर्बली या मेंटली आप ट्रस्ट मत कीजिए अपने ऊपर कि भाई मुझे तो याद रहता है, नहीं। ठीक है। बहुत सारे लोग जो ट्रेनर्स होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि अरे मेरे तो 3 क्लाइंट्स हैं, मेरे को तीनों की पूरी हिस्ट्री पता है, मैं तो जाऊंगा ऑन द स्पॉट बता दूंगा, खत्म हो गया काम। ऐसा नहीं है।
ठीक है। बेशक हमें सब कुछ आता है, बट हमें हर, जैसे आपके हर बैच के लिए मैं अलग से पढ़ाई करता हूँ थोड़ी बहुत, तो मुझे चाहे आता हो तब भी, मेरे को आज काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे ज्यादातर चीजें रटी हुई हैं, बट स्टिल मैं हर बार कुछ नया बताने की कोशिश करने के लिए पढ़ के आता हूँ। तो आपको हर क्लाइंट के लिए अपने आप को, क्योंकि इसके लिए कहावत आपने सुनी होगी कि अपने औजारों को हमेशा घिसते रहना चाहिए। तो एक वो थी ना, लकड़ वाले, लकड़हारे की आपने कहानी सुनी होगी कि वो पेड़ मैं एक ही। वही हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपनी कुल्हाड़ी को घिसते रहेंगे ना, तो मैं वही हूँ आपको सर। ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वेरी गुड सर। तो मैं जो बता रहा था कि आप लिखना शुरू करिए। लिखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जो लिखा हुआ है उस पर ट्रस्ट कीजिए। चाहे आप किसी क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग तो एग्रीमेंट भी नहीं करते। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे पता है हम लोग क्या है, वर्बली एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्लाइंट बोलता है, अब मैं आपको अपने साथ हुए कई किस्से में से एक किस्सा बताता हूँ कि एक क्लाइंट ने मुझे बोला, मेरे घर से करीबन 4 किलोमीटर दूर क्लाइंट था जिसको मैं पीटी देने जाता था, और 7,000 रुपये मैं चार्ज कर रहा था उससे सिर्फ। मेरा खाली टाइम था बैच के बीच में, और मुझे बाइक से जाता था, ज़्यादा खर्चा नहीं था। तो मेरी बाइक हो गई खराब, यानी कि उसको 15 साल हो गए थे, तो वो मैंने बेच दी। उसके बाद मेरे को गाड़ी से जाना पड़ता था, तो मुझे थोड़ा बचत कम होती थी। तो उसने क्या किया, क्लाइंट ने, मैंने उससे वर्बल एग्रीमेंट किया था कि आपके यहाँ पे आऊंगा, ये टाइम दूंगा। उसने मतलब 20-25 दिन बाद ही उसने चेंजेस क्या किया, उसने अपना रेजिडेंस बदल लिया। यानी वो घर उसका वहां पे भी था, लेकिन उसने चांदनी चौक है दिल्ली में, वहां पे कर लिया, जो कि मेरे घर से 12-15 किलोमीटर दूर है। तो अब उसने बोला कि आपने पहले तो बताया नहीं था कि मैं स्पेस बदलूंगा तो प्रॉब्लम होगी, अब आपको वहां आना पड़ेगा मुझे पीटी देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि मेरा, अगर मैं 3 गुना ज्यादा ट्रेवल करूंगा गाड़ी से, तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। और मेट्रो के रास्ते से अलग था, हालांकि चांदनी चौक में मेट्रो भी जाती है, बट मेरे को क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता था, इधर उधर मेरी पीटी भी थी, तो मुझे ट्रैवल करके जाने पे 4,000 रुपये तो मेरा गाड़ी का खर्चा हो जाता, तो 3,000 रुपये के लिए मैं पीटी क्यों करता। बट क्योंकि उसने मेरे से पहले से ही टारगेट की बात करी थी कि आप छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे 3 महीने उसके साथ लग के करवाना पड़ा, लॉस के बावजूद भी, क्योंकि मैंने उसको वर्बल प्रॉमिस किया था कि नहीं, मैं आपको टारगेट पूरा करवा के ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पर ऐसा नुकसान ना हो, तो आगे से फिर मैंने रिटर्न एग्रीमेंट करने शुरू करे। तो हम लोग सभी क्लाइंट्स को रिटर्न एग्रीमेंट की सलाह देते हैं कि आपके भी स्पेस नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा। फीमेल कैंडिडेट अगर आपके पास आती है तो उनके लिए अलग रूल्स होते हैं, वो सारा एक चैप्टर आएगा फिटनेस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में, मैं आपको सारा सिखाऊंगा एक एक चीज, कि आपको क्या क्या एग्रीमेंट बनवाने चाहिए, क्या क्या पेपर होना चाहिए आपके पास। क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग पहले नॉन लीगल इशू था, मतलब आप बिना लीगल प्रॉब्लम्स के कर सकते थे, बट आजकल एक छोटी सी गलती भी आपको लीगल केस में फंसा सकती है। ठीक है। तो एक बार हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसको एक फीमेल कैंडिडेट के पास भेजा गया, तो उनके साथ थोड़ा इश्यू बन गया था, तो इसलिए आपको भी बच के रहना चाहिए। तो वो मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे होता है पीटी में। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें पीरियडाइजेशन में। देखिए, ये एक सबसे बड़ी हैंस आइली एक मॉडल कहलाता है इसमें पीरियडाइजेशन में, जिसमें कि एक वर्ड नया उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान चेक किया कि एक जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम नाम की चीज होती है। यानी कि जब आप एक ही काम को, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग में, कि जब आप रेगुलरली एक ही तरह की एक्सरसाइज जिम में करते रहते हो, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने बंद हो जाते हैं, जिसको कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बोला जाता है। यानी कि आपकी बॉडी हर मुश्किल चीज को अडेप्ट कर लेती है, उसके साथ उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बाद उसमें चेंज नहीं आता। इवन अगर आप स्टेरॉइड या कोई हैवी कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनकी भी आपको थोड़े दिन बाद आदत पड़ जाती है, फिर उतना रिजल्ट नहीं देती वो चीजें आपको, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे आपका दवाइयां हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपको एक जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम से बचने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि हमारे पीरियडाइजेशन के प्लान के अंदर आती हैं, और हमें हर 15 दिन बाद उसको चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आप अगर पीरियडाइजेशन को यूज करके प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी नुकसान में आ जाते हैं, और ओवर ट्रेनिंग की वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा उनके जॉइंट्स में और बाकी चीजों में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो ऑलरेडी पूरे किए गए टारगेट हैं या मेहनत से बनाए हुए मसल्स वगैरह हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि, हाँ जी, तो इसमें आता है सबसे पहले कि इन्फ्लुएंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कैसे आप अपनी एक्सरसाइज की वॉल्यूम और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो लोग नए हैं उनके साथ नहीं किया होगा। ये वाले जो पार्ट अब आ रहा है, ये है
जो प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे आप डिफिकल्टी लेवल ऑफ एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं और जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम से बच सकते हैं। मैं ये आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और पुराने लोगों को रिवाइज हो जाएगा कि हमें क्यों जरूरत है। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप एक ही तरह की एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, मुश्किलात नहीं बढ़ा रहे हैं अपनी वर्कआउट के दौरान हर हफ्ते, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने एक टाइम पर बंद हो जाएंगे। चाहे आप कितना भी सप्लीमेंट खा लो, चाहे आप कितनी भी प्रोटीन ले लो, आपके चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपको चेंजेस लाने के लिए अपनी मुश्किल बढ़ानी पड़ेगी एक्सरसाइज के दौरान। सिर्फ वेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे कैसे आप अपनी मुश्किल बढ़ा सकते हो, उसके थोड़े से एग्जाम्पल हैं, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आए पूछ लेना। सबसे पहले है कि चॉइस ऑफ एक्सरसाइजेस, आप कौन सी एक्सरसाइजेस को चुनते हैं। एक है बंदा जो बहुत ही इजी इजी एक्सरसाइज चुनता है, तो उसकी बॉडी में चेंज नहीं आता। तो आपको बढ़िया एक्सरसाइजेज चुननी है जो कि एक्चुअल में आपके मसल को टारगेट करे। दूसरा आता है ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइजेज। अगर आप सिर्फ ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइजेज भी बदल देते हैं ना, तो भी आपकी मुश्किल बढ़ जाती है। जैसे कि कई लोग इतने आदत पड़ी होती है चेस्ट की कि वो पहले बेंच करेंगे, फिर इंक्लाइन करेंगे, फिर डिक्लाइन बेंच करेंगे। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले क्या करते हैं, लेकिन उनको इतनी आदत पड़ी होती है कि वो 15-15 मिनट खड़े रहते हैं जब तक कि बेंच, इंक्लाइन बेंच खाली नहीं हो जाएगा तब तक हम डिक्लाइन नहीं मारेंगे जी, हमारा तो नंबर इंक्लाइन बेंच का है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि चेंजेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये कोई रूल नहीं है कि आपको वही करना है। दूसरा कि आप अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइजेज अगर चेंज कर लेते हैं, अगर आपको रेगुलरली आदत है, तो भी वो आपका डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने कभी उस तरह से किया ही नहीं है पहले। तीसरा आता है रेजिस्टेंस या लोड, यानी कि आप अपनी जो वेट कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अभी 15 किलो को आपका हाईएस्ट लोड है किसी भी एक्सरसाइज में पर्टिकुलर में, तो आप उसको 20 किलो 25 किलो की ट्राई कर सकते हैं। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा के आप अपना वेट लोडिंग बढ़ा सकते हैं। चौथा आता है नंबर ऑफ सेट्स पर एक्सरसाइज। अगर आप तीन सेट्स, पहले रूल चलता था ज्यादातर 3 सेट मारने हैं, 3 सेट मारने हैं। आजकल मिनिमम 4 सेट का रूल चल रहा है, 5 भी करते हैं, कई लोग 6 भी करते हैं, बट आप 4 तो मिनिमम सेट्स किया कीजिए हर एक्सरसाइज के। ये अभी नया चल रहा है पूरी दुनिया में, अब 3 सेट का रूल खत्म हो गया है। तो कोई भी एक्सरसाइज करनी है उसके 4 सेट्स होने चाहिए। बट 4 सेट्स कौन से होने चाहिए वो मैं आपको एक सीक्रेट हिंट दे रहा हूँ आज, मेरी तरफ से सुन लीजिए। कि 3 सेट तो आप नॉर्मल करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली क्या करते हो, वेट बढ़ाते हो। पहले सेट पे जो वेट लगाया, रेप्स ज्यादा होते हैं उसमें, आपको पता ही है, जैसे 15 रेप्स लगाए। दूसरे वाले में आपने 12 कर लिए, लेकिन वेट बढ़ा दिया, जैसे एक एक प्लेट ऐड कर दी दोनों साइड पे बारबल पे मान लो। और तीसरे सेट पे आप और ज्यादा वेट बढ़ा लेते हो और रेप्स थोड़े से कम हो जाते हैं, ये रहता है ना। लेकिन अब आप चौथा जो सेट ऐड करेंगे उसमें वेट बढ़ा के रेप्स नहीं घटाएंगे। अब आप क्या करिए, चौथे सेट पे लाइट वेट पे आ जाइए वापस से, रेप्स बढ़ाइए। चौथे सेट को हर एक्सरसाइज के उल्टा कर लीजिए। आपको जो आपने स्टार्टिंग वेट लगाया था, जैसे मान लो आपने स्टार्ट 10 किलो से किया था, तो आप चाहे 7.5 किलो या 5 किलो दोनों तरफ प्लेट लगा लीजिए, और पहले सेट से भी थोड़ा सा कम भी लगा सकते हैं, बराबर भी लगा सकते हैं, मगर रैप्स बढ़ाइए यहाँ पर। अब कितने रैप्स बढ़ाएं, दो तरीके। एक होता है टिल फेलियर, यानी या तो आप जब तक कि आपका लास्ट रैप के बाद आपके पास जान ना बचे कि मेरे को और करना है, उतना कर सकते हैं। नहीं तो आप एक नियम बना सकते हैं, 25 to 30 मिनिमम रैप्स। आ रहा है सबको समझ में? 25 to 30 रेप्स। ये सारी मैं जो चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल नई रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इनको आप अपना अप्लाई करेंगे तुरंत रिजल्ट आएगा आपके अंदर भी, आपके क्लाइंट के अंदर भी। ये बिल्कुल लेटेस्ट उस पे रिसर्च पे आधारित चीजें हैं। तो आपको जो फोर्थ सेट लगाना है, वो आपको क्या करना है, लाइट वेट और 25 to 30 रेप्स, या फिर टिल फेलियर लगा सकते हैं। अब आता है कि ये बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए सही है। अब आता है कि अगर हमें और जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स जो पैसा ज्यादा देते हैं उनके लिए सीक्रेट में आता है। ये तो आप जनरली किसी को भी बता सकते हो, कोई खतरा नहीं है। बट जब आपको रिजल्ट भी लाना है जल्दी और उससे पैसे भी अच्छे कमाने हैं, तो एक और रूल है, उसमें हम 5 सेट करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको पीटी वाली क्लास में बताऊंगा कि वो सीक्रेट क्या है, 5 सेट वाला सीक्रेट, जिसके अंदर आपको 100% रिजल्ट आता है। और वो बेसिकली हम ज्यादातर यूज करते हैं वीक पार्ट को डेवलप करने के लिए। यानी कि जो हमारा पार्ट डेवलप नहीं हो रहा, किसी के ट्रैप्स डेवलप नहीं होते, किसी की चेस्ट में साइज नहीं बढ़ता, किसी की बाइसेप्स नहीं बढ़ती, किसी की ट्राइसेप्स नहीं बढ़ती, किसी के ऑब्लिक्स नहीं निकलते, किसी का एप्स में प्रॉब्लम आती है, किसी की थाइज में दिक्कत आती है। उन चीजों के लिए कुछ मेरे पास स्पेशल सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको पीटी वाली क्लास में बताऊंगा कि कैसे आप उनको अप्लाई करके विद इन 15 to 20 डेज से लेकर और 1 से 1.5 महीने में आप किसी भी क्लाइंट के रुके हुए साइज को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस पर मसल ग्रुप, पांचवा तरीका है आप कैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हो। हर एक्सरसाइज, हर मसल ग्रुप की
एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो। जैसे अभी आप, हमारा जो नॉर्मल रूल चल रहा है 5 से 6 एक्सरसाइज, तो आप 5 से 6 एक्सरसाइज चेस्ट वाले दिन करते हो, 5 से 6 बाइसेप्स के दिन करते हो, ऐसे करके करते हो ना, तो आप किसी दिन 1 या 2 एक्सरसाइज जो आप यूट्यूब पे या कहीं पे नई सीखते हो ना, वो ट्रायल जो बेसिस की मजेदार एक्सरसाइजेज होती हैं, हर बंदा रोज कुछ ना कुछ नया सीख के ले जाता है, तो वो एक्सरसाइजेज आप अपने नॉर्मल सेट जो आपने 4-5 एक्सरसाइज करनी थी उस दिन, उसके बाद करनी है आपको। तो आप 6-7-8 तक भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट अपना रूटीन खराब करके नहीं करनी है। अपने रूटीन की पहले 5 एक्सरसाइज तो करनी है, उसके बाद 1-2 आप ट्रायल वाली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो आप यूट्यूब पे गूगल पे देखते हो वो कर सकते हो। उसके बाद आता है छठा, रिपीटिशन रेंज। ऑब्वियसली बात है, आप रैप्स को घटा बढ़ा करके भी अपना चेंजेस ला सकते हैं। टाइप ऑफ कंट्रैक्शन का ध्यान रखते हुए भी आप चेंजेस ला सकते हैं। टाइप ऑफ कंट्रैक्शन में हम अभी पढ़ेंगे, मसल फाइबर वाला बॉडी टाइप्स का एक चैप्टर रह गया है, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कंट्रैक्शन की टाइप बदलने से क्या फर्क पड़ता है। हमें आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, कंसेंट्रिक, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है मसल्स की, फाइबर्स क्या होते हैं, फटते कैसे हैं, कैसे ग्रो करते हैं, वो सारा टेक्निकल पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे अलग से। स्पीड ऑफ मूवमेंट नेक्स्ट इज कि आप अपनी मूवमेंट की स्पीड को वेरी करके, बदल कर भी अपनी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कई लोग बिल्कुल स्लो वर्कआउट करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको अपनी वीडियो ऑन करके बता रहा हूँ, सभी लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे डंबल ही मारना है, तो कई लोग बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाते हैं और फिर बिल्कुल धीरे 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 नीचे लेके जाते हैं ना, कईयों की आपने देखा होगा। और कई लोग ये धड़ाधड़ 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 बड़े तेज करते हैं। तो इस दोनों ही केसेस में जब आपकी स्पीड एक्सरसाइज की मूवमेंट की बदलती है, तो मुश्किल बढ़ चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप स्लो करने वाले बंदे हो तो अपनी स्पीड को बढ़ा दो, और अगर आप फास्ट करने वाले बंदे हो तो स्पीड को घटा दो, तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी आदत वैसी है। और सही तरीका क्या है वो हम प्रैक्टिकल्स में सीख लेंगे कि सही तरीका क्या है, किस चीज में कितनी स्पीड रखनी चाहिए, वो मैं आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्ट पीरियड्स बिटवीन सेट्स। अगर आप सेट्स के बीच में, एक सेट किया चेस्ट का, फिर दूसरा सेट करना है, और उसके बीच के रेस्ट पीरियड को बदल देते हो, तो भी आप मुश्किल का लेवल बढ़ा सकते हैं। वो बदलना रूल के हिसाब से होता है, आप अपनी मर्जी से नहीं बदलेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, याद रख लीजिए। अगर आपको किसी की गेनिंग करनी है, ध्यान से सुनिए, किसी की गेनिंग करनी है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, ज्यादा साइज बढ़ाना है, पावर लिफ्टिंग टाइप का बंदा बनाना है, ठीक है, तो आपको गैप्स को या जो रेस्ट पीरियड्स है उनको बढ़ाना है। वो आपके 1 मिनट 2 मिनट तक हो सकते हैं, 2.5 मिनट तक हो सकते हैं बहुत हैवी करने पर, अदरवाइज 1 मिनट 1.5 मिनट तक काफी रहता है। और अगर आपको किसी का फैट लॉस करना है, जल्दी से जल्दी उसका साइज को लीन करना है किसी बंदे को, तो आपको रेस्ट पीरियड्स को कम से कम करना है। कम से कम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड मैक्सिमम। 30 सेकेंड से ज्यादा रेस्ट नहीं देना है अगर आपको फैट लॉस करना है, ठीक है। तो रेस्ट पीरियड कम लीनिंग के लिए, और रेस्ट पीरियड ज्यादा गेनिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्ट पीरियड बिटवीन ट्रेनिंग सेशंस। जैसे कि अगर आपको गेन करना है किसी बंदे को, हैवी साइज बढ़ाना है, किसी को बल्किंग करनी है, तो आप पूरे 6 दिन के वर्कआउट के बीच में भी रेस्ट पीरियड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप मंडे ट्यूसडे वर्कआउट करवाइए, बुधवार को छुट्टी कर दीजिए, और थर्सडे फ्राइडे करवाइए, सैटरडे संडे छुट्टी कर दीजिए। उन 4 दिनों में जब छुट्टी कर रहे हैं, खूब खिलाइए उसको, दबा दबा के खिलाइए। तो उसको, अगर आपको बल्किंग करना है, उसका साइज बहुत ज्यादा तेजी से निकालना है गेनिंग पीरियड के दौरान, बल्किंग के दौरान, ठीक है, वहां पर आप फैट वैट की चिंता मत कीजिए, लेकिन डाइट पे ऐसा रखिए कि ज्यादा सैचुरेटेड फैट ना जाए बॉडी के अंदर, और कार्ब जो कार्ब्स भी जा रहे हैं वो भी लीन कार्ब्स जाए उसकी बॉडी के अंदर, तो आप लीन में भी साइज अच्छा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेशंस में गैप कर सकते हैं आप। एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेंज कर कर, जैसे कि उसकी जितनी टूट फूट हो रही है उसी हिसाब से आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना है। और जो फैट लॉस वाला अगर न्यूट्रिशन लेना है तो फैट लॉस वाला, तो दोनों ही केसेस में आप उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा सकते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेंज कर। ये सबको क्लियर हुआ कि एनी डाउट्स? ओके, नो सर। मजा आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये, या बोरिंग यस चैप्टर सर। लग रहा है? नहीं, बहुत ये आराम से। जबरदस्त लग रहा है सर। मजा आ रहा है कि थैंक यू, ऐसी थोड़ी जबरदस्त है थोड़ी सर। बीच बीच में बहुत तारीफ कर दिया बढ़िया। करो। पेश आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपके टॉपिक से अलग है, न्यूट्रिशन से अलग है, लेकिन आपको फायदा पहुंचाएगा ये भी। यस सर। हाँ सर, हम लोग यूज करते हैं सर, ये तो हाँ, आप करते अच्छा ही है, होगे। मतलब कुछ चीजें। हाँ हाँ। हाँ देखिए, आप लोग हाँ देखिए, सर। मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को। लोग, मैं सभी, आप सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, हर आदमी के पास ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, आप सबके पास भी है।
तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वन वे नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से बैठ के आपको सारा अपनी तरफ का ज्ञान भेज रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा सुख मिलना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने का। तो अगर आपको कोई अच्छा सा पॉइंट मिलता है तो प्लीज वापस भी भेज सकते हैं तो मैं भी कुछ सीख लूँ आपसे ठीक है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। कोई कोई भी बात नई नहीं बात आपको अगर याद आती है या जी समझ सर। में आती है तो प्लीज आप क्लास में शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरे भी ग्रोथ जरूरी है ताकि मैं और बच्चों को अच्छा सिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। इन समरी वी कैन अंडरस्टैंड कि जो साउंड म्यूट कर लीजिए। तो मोटर एबिलिटीज जो होती है हमारी, पीरियडाइजेशन का जो अगर हमारा अप्रोच जो है अगर सही रहे, यानी कि हम लोग जो भी प्लान कर रहे थे सारा जो रिजल्ट के हिसाब से, तो हमारी मोटर एबिलिटीज बढ़ती हैं, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से एथलेटिक परफॉर्मेंस जो भी हमारी है, चाहे वो आप उमेश जैसे बॉक्सिंग करते हैं सिखाते हैं उसमें बढ़ सकती है, जिम लाइन में इंप्रूव हो सकती है, कोई योगा एरोबिक्स करता है उस लाइन में इंप्रूव हो सकती है। तो ये चीजें आपको पूरे प्लान के साथ करने का अलग ही एक रिजल्ट आता है, एक अलग ही लुक आती है बंदे के अंदर। तो ये जरूर फॉलो करनी है आपको। उसके बाद आता है सुपर कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आज कवर नहीं हो पाएगा लेकिन मैं जल्दी से जितना बता सकता हूँ बताता हूँ। देखिए, सुपर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम आज अभी एक पर्टिकुलर स्टेज पर हमारा लेवल है, इस डायग्राम को देख के समझिए। आज मैं अभी जिम नहीं गया हूं तो मेरा ये लेवल है, बेस लेवल है मेरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ अभी बिफोर ट्रेनिंग। देखिए डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा। अब मैंने जिम के अंदर घुस गया और मैंने वर्कआउट कर लिया, तो मेरा कैटाबॉलिज्म होता है, सभी को पता है कि मसल टूटते फूटते हैं, थकावट होती है, पसीना आता है वगैरह वगैरह। तो मेरा जो अब लेवल करंट लेवल है वो ये हो गया जिम से निकलने के बाद। ठीक है, अभी मैंने न्यूट्रिशन जस्ट लिया है या लेने वाला हूँ, लेकिन मेरा कैटाबॉलिज्म ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी मेरा लेवल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी जितना मैं अभी जिम से बाहर था उससे भी डाउन लेवल पे हूँ इस टाइम पर, क्योंकि मेरा टूट गया है मसल जितना था। अब क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर न्यूट्रिशन ले लेता हूँ, न्यूट्रिशन लेता हूँ, प्रोटीन प्रोटीन लेता हूँ, रेस्ट करता हूँ जो भी 12 घंटे 24 घंटे का, तो मेरा लेवल यहाँ पे वापस आता है बेस लेवल तक, और उससे भी ऊपर चला जाता है, और ये सुपर कंपनसेशन लेवल तक, यानी कि इतने लेवल पे आ जाता है। यानी कि अगले दिन जब मैं जिम में घुसता हूँ तो मेरा लेवल ये बेस लेवल से ऊपर होता है यहाँ पर। तो अब मैं अगले दिन जिम में जब घुसा तो मेरा लेवल यहाँ आ गया। तो ये जो गेन है, इस दिस गेन इज कॉल्ड सुपर कंपनसेशन, कि मुझे बॉडी और न्यूट्रिशन जो है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन सिर्फ कंपनसेट नहीं करता। देखिए, कंपनसेशन का मतलब होता है मेरे 100 रुपए गिर गए तो मेरे को सरकार ने 100 रुपए वापस दे दिए, दैट इज कंपनसेशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि मेरे 100 रुपए गिर गए तो किसी ने मुझे 150 रुपए दे दिए, 50 रुपए का सुपर कंपनसेशन फायदा हो गया मुझे। वो फायदा हमें जिम से एक्सरसाइज करने के बाद जो न्यूट्रिशन और रेस्ट लेते हैं वो मिलता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए रूल है। लेकिन इसका एक और अपोजिट पार्ट भी है कि अगर हम टाइमली दोबारा से जिम में ना जाएं या टाइमली न्यूट्रिशन ना लें तो ये गड़बड़ भी कर सकता है। जैसे कि मान लो मेरा जिम से निकलने के बाद ये लेवल होता, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ, मान लीजिए ये लेवल मेरा होता और मैं न्यूट्रिशन नहीं लेता, मैं प्रोटीन लेना भूल जाता, या मान लो मेरे पास बजट नहीं होता और मैं पानी पी के गुजारा कर लेता, कुछ भी होता मतलब रीजन, तो उसकी वजह से क्या होता कि मेरा थोड़ा बहुत लेवल तो रिपेयरिंग होती, क्योंकि मैं खाना तो खाता ही घर जाकर, लेकिन प्रोटीन वगैरह ज्यादा नहीं लेता, तो मेरा लेवल थोड़ा बहुत ऊपर जाता, वो मेरे बेस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और अगर पहुंच भी जाता बेस लेवल पे तो ये जो एक दिन का मेरा वर्कआउट है वो तो वेस्ट हो गया। अगर जितने लेवल पे मैं कल था उतने पे ही आज हूं तो क्या फायदा हुआ जिम जाने का। समझ गए आप लोग। तो इसलिए न्यूट्रिशन का भी उतना ही बेटर रोल है जितना कि उसका है। अब आती है बात कि अगर मैंने ये सब नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया, तो उल्टा क्या होगा। अब अगले दिन मेरा ये लेवल है, फिर मैं जिम जाऊंगा, फिर और नीचे आ जाऊंगा, फिर जिम जाऊंगा, फिर और नीचे आ जाऊंगा। तो अगर मेरा सुपर कंपनसेशन नहीं मिला तो फिर वो और ज्यादा मेरा लेवल डाउन होता जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो अपने बने बनाए मसल हैं वो सिर्फ न्यूट्रिशन और रेस्ट की कमी की वजह से और ज्यादा डाउन कर लेते हैं, जिम में जाने का फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है उनका। तो इसलिए आपको तीनों प्रिंसिपल्स पे वर्क करना है। आपको डाइट भी प्रॉपर रखनी है, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर लेना है, रेस्ट भी प्रॉपर लेना है, और वर्कआउट भी अच्छे से अच्छा करना है। तो इसके 4 जो पॉइंट्स आते हैं पीरियडाइजेशन के वो देख लीजिए, जल्दी से खत्म होने वाली है क्लास। चारों पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे इनिशियल फिटनेस सबसे पहले की आती है आपकी लेवल, फिर आपने ट्रेनिंग ली, फिर आपका रिकवरी हुआ न्यूट्रिशन और रेस्ट से, और लास्ट में आपको सुपर कंपनसेशन का फायदा मिल रहा है। ये 4 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी आपको सारा कहानी बताई। और नॉर्मली जो रिकवरी में टाइम लगता है वो 48 से 72 घंटे लगता है। तो नेक्स्ट डे जब हम जिम जाते हैं तो ऑलरेडी हमारा टूट फूट होता है, इसीलिए हम डिफरेंट बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं।
सेम मंडे और ट्यूसडे को चेस्ट नहीं मारते हैं, ताकि वो वाला पार्ट हमारा सेपरेट रहे और रिकवर हो जाए। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल हम फिर मिलते हैं। कल शायद क्लास नहीं होगी तो परसों होगी, अगर कल हुई तो परसों नहीं होगी, क्योंकि एक दिन का गैप रहेगा कल और परसों में। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक फीडबैक वीडियो नहीं भेजी है प्लीज भेज दीजिए, और बाकी लोग वेट कीजिए, उनकी टी शर्ट चलने वाली है आज। थैंक यू वेरी मच।